Hello everyone. So today we will be starting our next chapter, that is raising funds from international markets. Starting with the introduction. First point is most of the underdeveloped and developing countries of the world suffer from low level of capital and capital formation. हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और जो डेवलपिंग है। अंडर डेवलप जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग जो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। और वो डेवलप क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि उनको एडिक्वेट फंड्स नहीं मिलते हैं, उनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। अब एक इकोनॉमी डेवलप कब होगी? जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तभी एक इकोनॉमी डेवलप होगी। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोगों के पास सैलरीज आएंगी, पैसा आएगा। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो स्पेंडिंग्स करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट कब होगी? जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जितना वो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है उतना वो प्रोड्यूस तभी कर पाएगी अगर उनके पास एडिक्वेट फंड्स होंगे, एडिक्वेट कैपिटल होगी, तभी वो अपनी इकोनॉमी की क्या कर पाएंगे? डेवलपमेंट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट देखो, सिंस द फंड्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज प्रोग्राम्स एंड लिमिटेड फंड्स कैन बी रेज्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि वो ये सारे अचीवमेंट्स तभी कर पाएंगे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जब उस इकोनॉमी के पास, उस कंट्री के पास फंड्स होंगे, पैसा होगा। अब कुछ एक ऐसी इकोनॉमीज़ होते हैं जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट से फंड्स रेज करना सफिशिएंट नहीं होता, मीन्स बहुत लिमिटेड फंड्स आते हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट से। तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स कहाँ से बोरो कर सकती हैं? फॉरेन मार्केट से, फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में वो फंड्स रेज करके अपनी इकोनॉमी की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती है, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकती है। मीन्स वो अपनी इकोनॉमी की क्या कर सकती है? डेवलपमेंट कर सकती है। किसके ऊपर डिपेंड रह के? फॉरेन मार्केट्स के ऊपर। फॉरेन करेंसी को वो रेज करके, अगर उनकी डोमेस्टिक फंड्स सफिशिएंट नहीं है, डोमेस्टिक फंड्स लिमिटेड हैं, तो वो फॉरेन करेंसीज को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी की क्या कर सकती है? डेवलपमेंट कर सकती है। दैट इज़ रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। लास्ट पॉइंट देखो, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट हैव स्प्रंग अप। इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट द फॉरेन करेंसीज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यूरोज, एफडीआईज, एडीआर्स, जीडीआर्स की फॉर्म में फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके, जहाँ से फंड्स रेज करके एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि यूरोज क्या होते हैं, एफएफआई क्या होता है, एफडीआईज क्या होता है, एडीआर्स, जीडीआर्स को इन डिटेल हम पढ़ते हैं स्टार्ट से। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एफडीआई, दैट इज़ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट में दो तरह की डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें एक कंपनी डायरेक्टली दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है। एक होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? जिसमें एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, मीन्स जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी है किसी और कंट्री में अपनी कंपनी ओपन कर सकती है, कोई न्यू कंपनी खोल सकती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनीज़ हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मीन्स वहाँ पर अपना शेयर एक्वायर कर सकती हैं एफडीआई करने के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसमें एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, देखो सेकंड पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा, एफडीआई मीन्स एन इन्वेस्टमेंट थ्रू विच द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर या फिर कोई फॉरेन कंपनी है वो क्या कर सकती है? कोई न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकती है, या फिर अपना एक शेयर एक्वायर कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में जो कहाँ पर है? इंडिया में। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये करने का क्यों होता है? ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर सके, इंडिया में अपने बिजनेस में क्या कर सके? इन्वेस्टमेंट्स कर सके। दैट इज़ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
FDI का मेन मतलब यही होता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करना। क्रॉस बॉर्डर मीन्स, क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक पर्सन क्या करते हैं, एक कंट्री का होता है और उसका जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, दूसरी कंपनी में होता है, दूसरी कंट्री में उसका कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI is a category of cross-border investment associated with a resident in one economy having a control or a significant influence on the management of an enterprise situated in some other economy। इसी के साथ एक आती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरियल इन्वेस्टमेंट में दो तरह की डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरियल इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है आपकी FDI, एक होती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सेकेंड हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री के किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स और इक्विटीज़ को जब वो परचेज करता है, जब उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट in public sector bonds and other type of bonds and corporate equities in another country, जिसमें एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री के किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स और इक्विटी को जो परचेज करता है, जब उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें एक इन्वेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये करने का क्यों होता है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है उस कंपनी के प्रॉपर्टी में है, उस कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट्स अर्न करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब FDI जो होती है वो दो रूट से अलाउड होती है, एक है आपका ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है आपका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट कौन सा होता है, जिसमें अगर कोई FDI करना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ योर ऑटोमेटिक रूट। अंडर दिस रूट नो परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। बट गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि वो कंपनीज जो FDI करना चाहती हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं इंडिया में, उनको क्या कर लिखनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। किसको, FIPB को। FIPB इज योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। वो किसको एप्लीकेशन लिखेंगे, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और वो कंपनीज जो 30 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो कंपनीज जो 30 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उनकी एप्लीकेशन कौन कंसीडर करेगा, कैबिनेट कमेटी। इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है, उनकी एप्लीकेशन किसके थ्रू अप्रूवल होगी, कैबिनेट कमेटी के थ्रू। और वो कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर से हैं और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में वो है मोर देन 49%, वो कंपनीज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती हैं और वो जो डिफेंस सेक्टर से हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितनी हैं, दूसरी कंपनी में मोर देन 49%, उनकी अप्रूवल भी किससे होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़। कि सिक्योरिटीज़ की जो कैबिनेट कमेटी है उनकी एप्लीकेशन थ्रू कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ के थ्रू अप्रूव की जाएगी। तो ये थे आपके दो रूट्स कि FDI दो रूट से होती है, एक है आपका ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है आपका गवर्नमेंट रूट। इसमें एक और बात आती है कि जितनी भी हमारे इंडियन कंपनीज़ हैं जो FDI ले रही हैं, द इंडियन कंपनीज रिसीविंग FDI, या तो वो ऑटोमेटिक रूट से ले रही होंगी या वो गवर्नमेंट रूट से FDI कर रही होंगी। बट वो इंडियन कंपनीज़ को FDI की पॉलिसी के अंदर जितने भी प्रोविजंस लिखे हैं उन प्रोविजंस को उन्होंने फॉलो करना है। वो इंडियन कंपनीज़
जो क्या कर रही हैं, एफडीआई कर रही हैं, एफडीआई ले रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर रही हैं। मीन्स कोई बाहर का कोई पर्सन है, इन्वेस्टर है, कोई कंपनी है जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उनको कौन सी पॉलिसी, कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है, जो एफडीआई पॉलिसी में जो प्रोविजंस लिखे हैं उन्हें वो सारे प्रोविजंस को क्या करना है, फॉलो करना है। मीन्स वो सारे रूल्स को उन्होंने फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन एफडीआई, कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं आपके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, वो आपके इंडिविजुअल में आएंगे। और कंपनी, फॉरेन ट्रस्ट हो गए आपके, एनआरआईज हो गए, कंपनी कोई भी कंपनी है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है एफडीआई में। थर्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपके प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, वो सब भी एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं एफडीआई में, वन इज योर इंडिविजुअल, वन इज योर कंपनी एंड थर्ड इज योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एंट्री स्ट्रक्चर, कि अब इंडिया में अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर एफडीआई करना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एंट्री स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स किस किस तरीके से वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इन इंडिया। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि वो कंपनी या वो इन्वेस्टर जो एफडीआई करना चाहता है उसको क्या करनी पड़ेगी, एक कंपनी, या तो वो कई कंपनी ओपन कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। इट कैन बी अ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब वो होली ओन्ड भी हो सकती है और एक जॉइंट वेंचर्स में भी हो सकती है। तो पहला एंट्री स्ट्रक्चर क्या है, एफडीआई करने के लिए कि उसको एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, एक न्यू कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि वो कंपनी या वो इन्वेस्टर्स जो एफडीआई कर रहे हैं उस केस में, चाहे वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट या फिर गवर्नमेंट रूट को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमेशा जो पार्टनरशिप्स की, जो उसके पार्टनर्स हैं, उस कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनकी हमेशा लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। The limited liability partnership allowed under the government route in those sectors in which 100% FDI is allowed under the automatic route and without any conditions, कि वो इन्वेस्टर्स जो FDI कर रहे हैं उस केस में पार्टनरशिप्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। थर्ड पॉइंट आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब वो कंपनीज या वो इन्वेस्टर्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म्स खोलना चाहते हैं, वो खोल सकते हैं, बट खोलने से पहले उनको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आरबीआई की। These firms are allowed to be set up after prior approval of RBI. RBI से अप्रूवल लेने के बाद अगर वो FDI करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म्स भी ओपन कर सकते हैं, बट RBI भी उनकी एप्लीकेशन तभी अप्रूव करेगी, वो किसके साथ डिस्कस करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने के बाद वो उनकी एप्लीकेशन को क्या करेगी, अप्रूव करेगी। उनको पहले आरबीआई से परमिशन लेने के बाद ही वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स को ओपन कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है आपका अदर स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है, FCRA के, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, अगर कोई और किसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको FCRA के प्रोविजंस को फॉलो करना है। तो ये था आपका एंट्री स्ट्रक्चर कि वो एक कंपनी ओपन करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं तो उनको आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी है। और अगर किसी और तरीके से इन्वेस्टर या कंपनीज एफडीआई करना चाहती हैं तो उनको कौन से प्रोविजंस फॉलो करने हैं, FCRA के, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मेन टॉपिक स्टार्ट करें हम, दैट इज़ योर इंसेंटिव्स। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, बहुत सारी छूट दी हैं, जिससे
वो इंसेंटिव्स क्यों देते हैं, ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा इनकरेज कर सकें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें। उससे क्या होगा, हमारे इंडिया की इकॉनमी की डेवलपमेंट होगी। तो उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं। तो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफडीआई में, जो एफडीआई कर रहे हैं इंडिया में, उनको क्या क्या इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि वो इन्वेस्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 1 बिलियन है, वो कंपनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है, उनको जो छूट दी गई डेप्रिसिएशन की, इन्वेस्टमेंट अलाउंस की, वो कितनी दी गई, 15% की। और वो कंपनीज़ या वो इन्वेस्टर्स जो कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स दिए गए। या फिर वो कंपनीज़ या वो इन्वेस्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया गया, जैसे कि उनको बहुत सारी ड्यूटीज़ थी जो उनको पे करनी है, उनसे ड्यूटीज़ का ड्रॉबैक लिया गया कि उनको ड्यूटीज़ अब पे नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे नहीं करनी पड़ेगी, जो मार्केट स्कीम है उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स क्यों दी हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर सके कि आप हमारे इंडिया में आकर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, जिससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे इंडिया को होगा, हमारी इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, उनके पास क्या आएगा, फंड्स आएंगे। और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एरिया वाइज भी बहुत, हर एक जोन वाइज भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अलग इंसेंटिव दिए गए हैं, जो साउथ साइड इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए अलग इंसेंटिव्स हैं। तो रीजन वाइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए गए हैं। या फिर अगर कोई इन्वेस्टर कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, एक स्पेसिफिक सेक्टर में, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स हैं। एक आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, ये तो था सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो ओवरऑल सब इन्वेस्टर्स के लिए था। अब ये है स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन इंसेंटिव पॉलिसी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी क्या है, अलग अलग इंसेंटिव पॉलिसी है। उनकी जो इंसेंटिव पॉलिसी है, जो अमाउंट है इंसेंटिव्स का, वो डिपेंड करता है कि आप उस स्टेट में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने अमाउंट तक क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव देगी। हर एक स्टेट की क्या होती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, इंसेंटिव पॉलिसी हर एक गवर्नमेंट की क्या होती है, हर एक स्टेट की क्या होती है, अलग अलग होती है। मेनली जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करती है वो करती है स्टैम्प ड्यूटी से, कि वो कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारे पर्टिकुलर स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है, कोई वैल्यू एडेड टैक्सेस पे नहीं करने हैं, उनको एग्जम्प्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करने से। तो ये थे आपके इंसेंटिव्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या देती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स देती है। नेक्स्ट हम मेन टॉपिक करते हैं। अब यहाँ तक तो था आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम मेन पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये वो है आपका एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। ये वो एंटिटीज़ होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया के बाहर है, इनकॉर्पोरेट कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का, उनको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FFI means investors, means an entity established or incorporated outside India which proposes to make investment in India. अब ये जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको रजिस्टर होना ज़रूरी है, इनको रजिस्टर होना ज़रूरी है।
और इनको किसके अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है? सेबी रेगुलेशन 1995 कि वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उनको सेबी रेगुलेशंस 1995 के अंडर रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं ये थ्रू सब अकाउंट्स का मतलब किसी और के बिहाफ पर भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। किस किस के बिहाफ पर? कोई आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स है, पोर्टफोलियोज़ हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, या कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर है वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उन फॉरेन कंपनीज़ या फॉरेन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हु कैन रजिस्टर्ड एज FII कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरह काम कर सकती है। अब ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। आपका है फर्स्ट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, फंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरह काम कर सकती है। वहीं कैटेगरी 2 में आपके आते हैं पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, आपके बैंक्स हो गए, यूनिवर्सिटी फंड्स हो गए, फाउंडेशंस, चैरिटेबिलिटी ट्रस्ट एक्सेट्रा। कैटेगरी 3 में आ गए आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ट्रस्टीज, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह काम कर सकती हैं। जो आपकी कैटेगरी 1 वाले होते हैं, सेंट्रल बैंक्स हो गए, आपका गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं होती। देयर इज़ नो फी फॉर कैटेगरी 1 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। द रजिस्ट्रेशन फी इज़ $3,000 फॉर कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 2 हैं वो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह काम करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी? $3,000। और वहीं जो कैटेगरी 3 में है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, आपके इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, अगर वो एज अ FFI अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उनको कितनी फ़ी पे करनी है? $3,000 इंटू $300 उनकी क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस। द रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर 5 years कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने साल तक के लिए वैलिड होता है? सिर्फ 5 years के लिए। और अगर वो अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना चाहते हैं, मीन्स वो और फर्दर 5 years के लिए अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरह काम करना चाहते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कितनी फ़ी पे करनी है? $5,000 फॉर सब अकाउंट्स। द रजिस्ट्रेशन फीस एंड रिन्यूअल फीस इज़ $1,000 कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो सब अकाउंट्स की तरह काम करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फ़ी कितनी है? $1,000। तो ऐसा वो क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरी 1 की फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती। कैटेगरी 2 के लिए $3,000 आपको पे करना है। वहीं कैटेगरी 3 के लिए $3,000 के साथ साथ $300 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है और वो वैलिड कितने साल के लिए होती है? 5 years के लिए। अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना चाहते हैं तो फर्दर उनको कितना पे करना पड़ेगा? $5,000। और वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो सब अकाउंट्स की तरह काम करना चाहते हैं किसी और के बिहाफ पर, वो एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरह काम करना चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फ़ी कितनी होती है? $1,000। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। किसी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट सच एज आपकी सिक्योरिटीज़ हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, या लिस्टेड और नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हो गई, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, आपके इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो गई। ये ऐसे सिक्योरिटीज़ होती है जिसमें आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, इन सिक्योरिटीज़ में।
नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कि वो इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स या पर्सन्स इन्वेस्टर्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं। अब कौन कौन से पर्सन्स हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन सकते हैं, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक तो आता है आपका द एप्लीकेंट शुड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि अगर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनना चाहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेंट इज़ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक एप्लीकेंट उस कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जिसकी सिक्योरिटीज़ whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission multilateral memorandum of understanding or a signatory to bilateral memorandum of understanding with the board। मीन्स वो एक एप्लीकेंट उस कंट्री का होना चाहिए जिसकी सिक्योरिटीज़ यहाँ पर लिस्टेड है। उस कंट्री का इन्वेस्टर्स एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन सकता है। एक एलिजिबिलिटी आती है आपकी द एप्लीकेंट इज़ लीगली परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी आउटसाइड द कंट्री, कि एक एप्लीकेंट जो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो आउटसाइड कंट्री हैं, आउटसाइड द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट और प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द एप्लीकेंट is authorized by its memorandum of association and article of association or equivalent documents or the agreement to invest on behalf of its client, कि उसके मेमोरेंडम, उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि एक एप्लीकेंट दूसरी कंपनी में की सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक ऐसा इन्वेस्टर होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो इन्वेस्टमेंट करने का, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, प्रोफेशनली वो कॉम्पिटेंट हो, फाइनेंशियली वो साउंड हो, तभी वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। और लास्ट पॉइंट आता है कि एक एप्लीकेंट फिट और एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं यूरोज़। अब यूरोज़ क्या होता है? यूरोज़ है आपकी एक फॉरेन करेंसी। 19 कंट्रीज़ में जो करेंसी यूज़ की जाती है वो है आपकी यूरोज़। अब दो मेन करेंसीज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है। एक तो फॉरेन करेंसी आपकी वो है आपकी US डॉलर्स और दूसरी है यूरोज़। यूरोज़ कितनी कंट्रीज़ की करेंसी है? 19 कंट्रीज़ की। सबसे ज़्यादा जो करेंसी यूज़ होती है ट्रेडिंग के लिए वो है US डॉलर्स। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट यूजेबल करेंसी है ट्रेडिंग के लिए वो है आपकी यूरोज़। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो US डॉलर्स और यूरोज़ में की जाती है। अब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक में जो रिज़र्व मेंटेन कर, सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व मेंटेन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, वो मेंटेन किया जाता है सिर्फ इन्हीं मेन दो करेंसीज़ का, US डॉलर्स का और यूरोज़ का। अब बात आगे कि ये जो रिज़र्व मेंटेन करके रखते हैं, रिज़र्व क्यों मेंटेन करके रखा जाता है? क्योंकि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, अब हमारी जो इकॉनमी है वो एक डेवलपिंग नेचर की है, उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज कब किया जाएगा? जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे। तो इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए हर एक इंडियन इकॉनमी क्या करती है, अब हर एक क्या करता है, वो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, अपने पास एक रिज़र्व मेंटेन करके रखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व अपने पास मेंटेन करके रखा जाता है। अब जब एक बार फाइनेंस मिनिस्टर ने इन फरवरी 1992 फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट प्रेजेंट किया था, उसमें ये कहा गया था कि हमें FFIs को और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। FFIs मैंने आपको बताया था कि FFIs क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कि हमें अपने इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ताकि वो हमारी इकॉनमी में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। जितनी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी इंडियन इकॉनमी में, उतना हमारी इकॉनमी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। जितना पैसा आएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो हमारी इकॉनमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी।
वहीं पर जो हमारी इतनी बड़ी इंडियन कंपनीज़ हैं वो क्या कर पाएंगी, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्टॉक को एक्सपोर्ट कर पाएंगी। जितना वो एक्सपोर्ट करेंगी बाहर, अपना जो गुड्स है अगर वो मैन्युफैक्चर करके वो बाहर भेजेंगी, उतना फॉरेन कंट्रीज़ में उतना ही हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे एक कंट्री, हमारी कंट्री क्या बना पाएगी, एक फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो मेंटेन कर पाएगी। अब पहले टाइम में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था इंडियन इकोनॉमीज़ का, वो होता था सिर्फ क्रेडिट्स लेना। उनका मेन काम होता था सिर्फ कैपिटल लेना, क्रेडिट्स लेना। किस किस के फॉर्म में, एक वो बॉन्ड्स को इशू करके और इक्विटीज़ को इशू करके वो क्या लेती थी, फंड्स लेती थी। यूरो इक्विटीज़ को इशू करके क्या रेज करती थी, फंड्स रेज करती थी। देखो इसका लास्ट पॉइंट है आपका, When credit was the main of raising funds from foreign countries, कि पहले टाइम में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था हमारी इकोनॉमी का वो होता था क्रेडिट फंड्स रेज करना फॉरेन कंट्रीज से। द इंडियन कंपनी स्टार्टेड रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड यूरो इक्विटीज़। तो जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं वो किस किस के फॉर्म में फंड्स रेज करती थी, बॉन्ड्स को इशू करके और यूरो इक्विटीज़ को इशू करके। तो इसी को हम कहते हैं यूरो इशूज़। क्या होता है यूरोज़ क्या होती है, एक करेंसी की तरह होती है। कितनी कंट्रीज की करेंसी है, ये 19 कंट्रीज़ की करेंसी है। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग किस में की जाती है, यूएस डॉलर में और यूरोज़ में। नेक्स्ट हम करते हैं FCCB। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बॉन्ड्स होते हैं जो किस में इशू किए जाते हैं, फॉरेन करेंसी में। और ये क्या होता है, कन्वर्टेबल नेचर के होते हैं कि इनको हम कभी भी चाहे इन बॉन्ड्स को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये क्या होता है, ये बॉन्ड्स होते हैं, कौन इशू करता है इसको, इंडियन कंपनीज इशू करती है। किसकी फॉर्म में, इन फॉरेन करेंसी। इट इज़ अ बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको फॉरेन करेंसी में इशू किया जाता है, जिसमें आपका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, तो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होता है। देखो FCCB कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस रेट इज़ लोअर देन द रेट ऑफ एनी अदर कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। और ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कि अगर हमने किसी को ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीज कैन बी फ्रीली ट्रेडेड, कि हम इनको फ्रीली ट्रेड भी कर सकते हैं। दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन फॉरेन करेंसी, कि ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम फॉरेन करेंसी में क्या करते हैं, इशू करते हैं। द होल्डर ऑफ दीज बॉन्ड्स रिसीव्स इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि इसका जो होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। और उसके बाद इन बॉन्ड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इक्विटी में। Later on enjoys the benefit of equity. These bonds are beneficial for both the issuer and the investors, कि इन बॉन्ड्स को इशू करके दोनों को फ़ायदा होता है, किसको, इशूअर को भी और इन्वेस्टर को भी। इशूअर को क्या फ़ायदा होगा, उसको पैसा मिलेगा, वो बॉन्ड इशू करेगा, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। वही इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा मिलता है, उसको क्या मिल रहा है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और वो अपने बॉन्ड्स को बाद में इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकता है। दैट इज़ योर FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो हम मेन टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब ये रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको किस में इशू किया जाता है, इन US डॉलर्स। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड इन US डॉलर्स। इंडियन कंपनीज ने इस GDRs को इशू करके फंड्स रेज करने कब स्टार्ट किए थे, इन ईयर 1992 में। This market was started in India and the Indian companies started raising funds through GDRs in year 1992. 1992 में इंडियन कंपनीज ने GDRs को इशू करके क्या किया था, फंड्स रेज करने स्टार्ट किए थे 1992 में। अब बेसिकली GDRs होता क्या है, GDRs होता है जब एक इंडियन कंपनी अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इशू करती है आउटसाइड कंट्री में,
तो वो किसके थ्रू करती है? थ्रू GDRs करती है। सपोज करो एक इंडियन कंपनी है, अब उसने क्या इशू करना है? पैसा लेना, फंड्स रेज करना है, तो वो क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी। अब ये जो शेयर्स इशू करेगी वो रुपीज़ में करेगी। क्यों? हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़ है। उसके बाद जो मेन काम आता है वो आता है आपका डिपॉजिटरी बैंक्स का। अब ये डिपॉजिटरी बैंक्स क्या करती हैं? इनके थ्रू वो शेयर्स इशू करती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब इंडियन कंपनी ने क्या करना है? शेयर्स इशू करने हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को उसने शेयर्स इशू करना है, तो अब वो ये तो नहीं करेगी कि उनको उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके शेयर्स इशू करेगी। अब यहाँ पर काम किसका आता है? डिपॉजिटरी बैंक का। एक डिपॉजिटरी बैंक एक मिडलमैन की तरह काम करता है, किस किस के बीच में? इशूइंग कंपनी के बीच में और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में। अब जब इंडियन कंपनीज ने अपने शेयर्स इशू करने हैं वो किसके थ्रू करेगी? डिपॉजिटरी बैंक्स के थ्रू। और ये डिपॉजिटरी बैंक्स क्या करेंगी? ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करती हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब ये लोग क्या करते हैं? रुपीज़ में शेयर्स लेकर उसको, डिपॉजिटरी बैंक का मेन काम क्या होता है? रुपीज़ में शेयर्स परचेज करके उनको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके आगे किसको इशू कर देती है? फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ज़्यादातर जो ये कन्वर्जन होते हैं, जो शेयर्स इशू होते हैं, डिपॉजिटरी जो रिसिप्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर किस में होती हैं? आपके US डॉलर्स में। US डॉलर्स में इनको इशू किया जाता है। और फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को परचेज करके पेमेंट्स भी वो किसको करेंगे? इन डिपॉजिटरी बैंक्स को करेंगे। फिर ये डिपॉजिटरी बैंक्स उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके रुपीज़ में वो पेमेंट्स किसको दे देंगे? सीधा इशूइंग कंपनी को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कि इसके थ्रू एक कंपनी, एक इंडियन कंपनी फॉरेन करेंसी को में शेयर्स इशू करके फंड्स रेज कर सकती है। वो किसके थ्रू करेगी? थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिनको हम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि GDRs क्या होते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं, ठीक है। कहाँ इशू किए जाते हैं? ये अब्रॉड में इशू किए जाते हैं। और इनको कौन इशू करता है? इंडियन कंपनी। क्यों इशू किए जाते हैं? जो फंड्स रेज किए जाते हैं किसकी फॉर्म में? फॉरेन करेंसी की फॉर्म में किए जाते हैं। और ये जो ट्रेडिंग करते हैं, जो GDRs होते हैं, वो लिस्टेड होते हैं कहाँ पर? फॉरेन एक्सचेंज में ये लिस्टेड होते हैं। और इनको किसी, अब ये जो GDRs होते हैं ये रिसिप्ट्स होती हैं। GDRs जो होते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये एक रिसिप्ट है। इनको एक इन्वेस्टर कभी भी चाहे तो वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। बट अगर उनके पास शेयर्स हैं तो उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। बट हाँ, अगर वो एक शेयर होल्डर है तो उनको एक डिविडेंड लेने का राइट है, कि वो डिविडेंड रिसीव करने का उनके पास राइट है। दोबारा बता दूँ कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? ये एक प्रोसेस की तरह होता है जिसमें एक इंडियन कंपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, किसमें? फॉरेन में। और वो किसके थ्रू इशू करती है? थ्रू डिपॉजिटरी बैंक्स। पहले वो शेयर्स किसको देगी? डिपॉजिटरी बैंक्स को। फिर वो डिपॉजिटरी बैंक्स क्या करते हैं? उन शेयर्स को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन फॉरेन करेंसीज में वो क्या करते हैं? डिपॉजिटरी, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फिर वो इन फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स परचेज करते हैं और उसके बिहाफ पर क्या की जाती है? पेमेंट। और वो पेमेंट भी डायरेक्टली इशूइंग कंपनी को नहीं करते हैं, वो पेमेंट किसको करते हैं? डिपॉजिटरी बैंक्स को। फिर वो डिपॉजिटरी बैंक्स आगे फर्दर किसको पेमेंट करती हैं? इशूइंग कंपनी को। तो इस प्रोसेस को, उन रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GDRs? फर्स्ट पॉइंट इज योर GDRs कैन बी इशूड इन मोर देन वन कंट्री। जरूर एक पर्टिकुलर कंट्री में ही करने, हम किसी भी कंट्री में हम GDRs इशू कर सकते हैं। एंड कैन बी डिनोमिनेटेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, कि उसको फ्रीली हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। द इशूइंग कंपनी इशू शेयर्स टू डिपॉजिटरी बैंक्स एंड नॉट टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। कि इसमें क्या होता है कि जो
इशूइंग कंपनी होती है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को शेयर्स इशू नहीं करती, बट वो शेयर्स इसको किसको करती है, डिपॉजिटरी बैंक्स को। द शेयर्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, कि वो जो शेयर्स इशू करेगी वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी में इशू करेगी, रुपीज़ में इशू करेगी। द डिविडेंड्स, बोनस, राइट्स, बेनिफिट्स विल बी अलाउड टू GDRs होल्डर, कि GDR होल्डर्स को बोनस लेने के, राइट्स के, डिविडेंड्स लेने के सारे राइट्स होते हैं। द इशूइंग कंपनी कैन यूज़ द अमाउंट थ्रू GDRs फॉर एनी बिजनेस पर्पस, कि उसको जो GDRs की फॉर्म में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की फॉर्म में जो पैसा आता है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, उनको वो अपने किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए उनको वो यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है आपका, दैट इज प्रोसीजर फॉर इशू, कि एक इशू GDRs किस तरीके से इशू किए जाते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज योर इशूइंग कंपनी। सबसे पहले एक इशूइंग कंपनी का मेन काम क्या होगा कि सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगी कि उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, उन शेयर्स का साइज़ क्या होगा, क्या प्राइस होगा, ठीक है। वो किससे कंसल्ट करेगी, मर्चेंट बैंकर से, जो उस कंपनी का मेन मर्चेंट बैंकर होगा। उस मर्चेंट बैंकर से कंसल्ट करने के बाद वो ये डिसीजन लेगी कि उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं और उन शेयर्स का क्या प्राइस होगा। उसके बाद वो क्या करेगी, जो शेयर्स इशू करेगी वो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेगी, मीन्स वो अपनी इंडियन करेंसी में शेयर्स को क्या करेगी, इशू करेगी। फिर उन शेयर्स को किसको भेजा जाएगा, डिपॉजिटरी बैंक्स को, कैप्ट विद कस्टोडियन और डिपॉजिटरी बैंक्स। फिर वो डिपॉजिटरी बैंक्स क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो, डिपॉजिटरी मेक्स अरेंजमेंट विद फॉरेन डिपॉजिटरीज, कि वो किसके साथ कंसल्ट करेंगे, फॉरेन डिपॉजिटरीज के साथ, ठीक है। फिर वो फॉरेन डिपॉजिटरीज क्या इशू करेंगे, GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करेंगे, किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फिर वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपनी पेमेंट्स करेंगे, किसको पेमेंट वो करेंगे, फॉरेन अपने बैंक्स को, जो उनका पर्टिकुलर बैंक होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो उनका डिपॉजिटरी बैंक है उनको पेमेंट की जाएंगी। फिर वो जो बैंक्स होते हैं, आपके डिपॉजिटरी बैंक्स होते हैं, वो उनकी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद वो पेमेंट्स किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, इशूइंग कंपनी को। दिस इज़ योर प्रोसेस ऑफ GDRs। फर्स्ट इज इशूइंग कंपनी, वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड करेगी, फिर उन शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में इशू किए जाएगा, फिर वो किसको देगी, डिपॉजिटरी बैंक्स को देगी। डिपॉजिटरी बैंक्स को देने के बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फॉरेन डिपॉजिटरीज को भेजा जाएगा, ताकि वो उसको अपनी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके किसको इशू करे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फिर वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, फिर उन पेमेंट्स को भी किसको दिया जाएगा, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक्स को। फिर वो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक्स फर्दर कन्वर्ट करके मनी को, करेंसी को किसको पेमेंट करेंगे, वो इशूइंग कंपनी को। तो ये था आपका GDRs। अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो है आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसको आप ADRs भी बोलते हो। अभी हमने पढ़ा, लास्ट जो टॉपिक हमने करा वो पढ़ा हमने GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जो आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, GDRs और ADRs बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है, वो है आपका, जैसे वो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो ग्लोबली इशू किए जाते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में इशू किए जाते हैं। अब इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से, कि ये वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती हैं जो सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को इशू किए जाती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ADRs। अब इसको पढ़ते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि GDRs किस तरीके से इशू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ADRs में इशू, शेयर्स की इशू किस तरीके से होती है। सपोज़ एक इंडियन कंपनी है जो क्या इशू करना चाहती है, शेयर्स इशू करना चाहती है, तो वो अपनी ही करेंसी में करेगी, रुपीज़ में इशू करेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अभी मैंने आपको GDR में भी बताया कि सपोज़ करो एक इंडियन कंपनी है, उसने क्या इशू करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, तो वो शेयर्स किसकी फॉर्म में इशू करेगी, रुपीज़ की फॉर्म में इशू करेगी। फिर वो शेयर्स किसको दिए जाएंगे, डिपॉजिटरी बैंक्स को। अब मेन काम किसका होता है, डिपॉजिटरी बैंक्स का। वो डिपॉजिटरी बैंक्स क्या करती है, इन शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में क्या करती है, कन्वर्ट करती हैं। अब यहाँ पर मेन
आ गया काम किसका, डिपॉजिटरी बैंक का। जो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को कन्वर्ट करेंगी वो किस में कन्वर्ट करती हैं, यूएस डॉलर्स में। यूएस डॉलर्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है, जिनको सिर्फ कहाँ सेल किया जाता है, यूएसए में। इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को हम सिर्फ इनकी जो सेल और परचेज होती है वो कहाँ होती है, यूएसए में होती है, अमेरिका में होती है, तभी हम इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये वो डिपॉजिट रिसिप्ट्स होती है जो एक इंडियन कंपनी सिर्फ यूएसए में ही इशू कर सकती है। इनकी जो सेल और परचेज होती है वो सिर्फ कहाँ पर होती है, सिर्फ अमेरिकन मार्केट में। इसलिए हम इनको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जो सिर्फ इसको इशू की जाती हैं अमेरिकन सिटीजन्स को। और ये वो सिक्योरिटीज़ होती है, वो शेयर्स होते हैं जो कहाँ पर लिस्टेड होते हैं, सिर्फ यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब इसका मीनिंग ले लेते हैं। जीडीआर्स एंड एडीआर्स आर आइडेंटिकल इन लीगल, ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कि एडीआर्स और जीडीआर्स बिल्कुल सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। बस जीडीआर्स को कहाँ, ग्लोबली कहीं भी किसी भी कंट्री में हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे लंदन में, लग्जमबर्ग में, उनके स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेडेड होते हैं। वहीं पर एडीआर्स सिर्फ कहाँ पर ट्रेड होते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे पहले एडीआर्स को कब डेवलप किया गया था, किसने डेवलप किया, जेपी मॉर्गन ने। किस ईयर में, इन 1927 में, जिसमें उन्होंने अमेरिकन्स को अलाउ किया कि आप एक ब्रिटिश कंपनी में, सेल्फ्रिज एंड कंपनी उसका नाम था, सबसे पहले अमेरिकन एडीआर्स के थ्रू सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में हुई, सेल्फ्रिज एंड कंपनी में, जिसमें अमेरिकन्स को अलाउ किया गया कि आप किसी फॉरेन कंपनी में, किसी ब्रिटिश कंपनी में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एज द नेम स्टेट्स, दीज आर द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशूड बाय फॉरेन कंपनी इन यूएसए। कि ये वो फॉरेन रिसिप्ट्स, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती है जो सिर्फ किसको, कहाँ इशू की जाती है, सिर्फ यूएसए में इशू की जाती हैं। ADRs are issued under the Rule 144A stipulated by Securities and Exchange Commission of USA। कि इसमें जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली ADRs को इशू किया जाता है। This rule permits that company outside USA can issue their shares to certain qualified institutional buyers of USA। वही सेम प्रोसीजर है कि जैसे हम GDRs को इशू करते हैं थ्रू डिपॉजिटरी बैंक्स, उसी तरीके से ADRs को भी डिपॉजिटरी बैंक्स के थ्रू क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। वही यहाँ पे इसका प्रोसेस दिया हुआ है आपको। द एडीआर्स एंड डिनोमिनेटर के एडीआर्स को हम किस में इशू करते हैं, हमेशा सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही इनको इशू किया जाता है। These ADRs are traded like other securities of company listed in USA. ADRs were allowed to overcome the complexities involved in buying shares of foreign company। कि उन complexities को remove करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ADRs को इशू किया गया। तो हर एक बैंक क्या करती है, एक रेशो सेट करती है और हमेशा ADRs की रेशो हाई सेट की जाती है। तो ये थे आपके ADRs जो बिल्कुल सेम है किसकी तरह, GDRs की तरह। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ADRs, कितने टाइप के ADRs होते हैं। 4 टाइप के आपके ADRs होते हैं। एक आपका अनस्पॉन्सर्ड ADR, एक है स्पॉन्सर्ड लेवल 1, स्पॉन्सर्ड लेवल 2 एंड स्पॉन्सर्ड लेवल 3। फर्स्ट आपका अनस्पॉन्सर्ड ADRs, ये वो ADRs, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती हैं जो एक डिपॉजिटरी बैंक डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, यूएसए के जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, डायरेक्टली उनको इशू कर देती है, जिसमें उनको इशूइंग कंपनी के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इनको हम बोलते हैं अनस्पॉन्सर्ड ADR, जिसमें जो डिपॉजिटरी बैंक है उसको इशूइंग कंपनी के साथ कोई भी एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बैंक डायरेक्टली ही इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू कर सकता है। इन्वेस्टर्स की डिमांड पर उनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वो इशू कर सकते हैं और उनको जो ट्रेड किया जाता है वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ओवर द काउंटर मार्केट वो मार्केट होती है, ये वो सिक्योरिटीज़ रिसिप्ट्स होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडेड नहीं होती। जो वो सिक्योरिटीज़, वो शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू
ट्रेड नहीं होते उनको हम बोलते हैं ओवर द मार्केट इन यूएसए। तो ये वो सिक्योरिटीज़ होती है जिनको ओवर द काउंटर मार्केट यूएसए के ओवर द काउंटर मार्केट के थ्रू ट्रेड किया जाता है, जिसमें कोई इशूइंग कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट की फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको बोला गया है अनस्पॉन्सर्ड एरियाज। तो दूसरा आता है आपका स्पॉन्सर्ड लेवल 1। अब स्पॉन्सर्ड लेवल 1 में क्या होता है, ये क्या एक सिंपल मेथड है एरियाज़ को इशू करने का। अब इसमें क्या होता है, एक कंपनी जो इशूइंग कंपनी है एक वो फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेते हैं एक सिंगल डिपॉजिटरी बैंक के साथ। इसमें जो एग्रीमेंट होता है वो एक ही डिपॉजिटरी बैंक के साथ वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेती है, और इसके थ्रू जब हम शेयर्स इशू करते हैं वो भी ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये भी थ्रू यूएस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनकी ट्रेडिंग नहीं होती। इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो भी कहाँ होती है, ओवर द मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ से दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अनस्पॉन्सर्ड में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, बट स्पॉन्सर्ड में हम क्या करते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेते हैं किसके साथ, एक सिंगल डिपॉजिटरी बैंक के साथ, और ये दोनों ही ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका स्पॉन्सर्ड लेवल 2। अब जो कि स्पॉन्सर्ड लेवल 2 होते हैं, अब इसमें इसके थ्रू जब हम अपने शेयर्स इशू करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मल एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, एक पूरा डिपॉजिटरी एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, डिपॉजिटरी बैंक के बीच में और इशूइंग कंपनी के बीच में। इसमें क्या होता है, एक डिपॉजिटरी एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, इशूइंग कंपनी के बीच में और डिपॉजिटरी बैंक के बीच में, जिसमें जब एक रजिस्ट्रेशन होता है इनको क्या कराना पड़ता है, अपने शेयर्स को रजिस्टर कराना पड़ता है। डिपॉजिटरी बैंक उस इशूइंग कंपनी को ये कहती है कि आपको अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को कहाँ लिस्ट कराना पड़ेगा, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। जब उनके शेयर्स यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज़ योर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यूएस का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो जब आपके शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे तभी अमेरिकन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर पाएंगे, मीन्स आपकी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। जब आपके शेयर्स कहाँ पर लिस्टेड होंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो हर एक इशूअर को, इशूइंग कंपनी को जो अपने शेयर्स को इशू करना चाहता है उसे अपने शेयर्स को कहाँ लिस्ट कराना पड़ेगा, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। यूएस स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है आपका, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ेगा। तो ये था आपका स्पॉन्सर्ड लेवल 2, जिसमें एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी रिक्वायरमेंट है इशूइंग कंपनी के लिए, डिपॉजिटरी बैंक्स के लिए, उनको वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है और वो एक डिपॉजिटरी एग्रीमेंट साइन करते हैं। एक डिपॉजिटरी एग्रीमेंट साइन किया जाता है इशूइंग कंपनी के बीच में और डिपॉजिटरी बैंक्स के बीच में, जिसमें इशूइंग कंपनी को अपने शेयर्स को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ता है। थर्ड टाइप आता है आपका स्पॉन्सर्ड लेवल 3। अब स्पॉन्सर्ड लेवल 3 में ये क्या होता है, बहुत प्रेस्टीजियस होते हैं इन शेयर्स, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सर्ड लेवल 3 के मेथड से वो अपने शेयर्स को इशू करती हैं। दीज एरियाज आर यूजुअली प्लेस्ड विद यूएस इन्वेस्टर्स एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड यूएस एक्सचेंज। कि इनके इस इशूइंग कंपनी के भी जो शेयर्स होते हैं वो कहाँ लिस्टेड होते हैं, यूएस एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अब इसके थ्रू कैपिटल रेज करने में जो हमारी कॉस्ट आती है वो कम आती है। दे आर एबल टू रेज कैपिटल एट लो कॉस्ट। कि अगर हम इस मेथड स्पॉन्सर्ड लेवल 3 के मेथड से अगर हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी कॉस्ट आती है वो कम से कम आती है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एरियाज़। एक हमने पढ़ा स्पॉन्सर्ड एरियाज़, अनस्पॉन्सर्ड एरियाज़, स्पॉन्सर्ड लेवल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हम करते हैं कि गाइडलाइंस, एरियाज़ के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। अब ये जो गाइडलाइंस दी हुई हैं वो दी हुई हैं एरियाज़ के लिए और जीडीआर्स के लिए, कि वो कंपनीज़ या वो पर्सन्स, वो इशूअर्स जो एरियाज़ और जीडीआर्स इशू करना चाहते हैं उनको कौन कौन सी गाइडलाइंस को पूरा करना है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितने लिमिट तक वो इशू कर सकते हैं, प्राइस क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या ऑब्लिगेशंस है जो उनको पूरी करनी है, और अगर कोई वो मार्केट एब्यूज़ करते हैं तो उनको क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं एलिजिबिलिटी। कैसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एरियाज़ और जीडीआर्स को इशू कर सकते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल टू इशू और ट्रांसफ़र परमिसिबल सिक्योरिटीज़। कि ऐसे पर्सन्स वो
ऐसे पर्सन्स वो इशू भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिनके पास क्या है, परमिजिबल सिक्योरिटीज़ है। परमिजिबल सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? ये ऐसी कुछ सिक्योरिटीज़ होती है जिनको सेंट्रल बैंक ने परमिट किया हुआ है कि आप फॉरेन डिपॉजिटरीज़ के थ्रू, रिसिप्ट्स के थ्रू आप इन सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड्स रेज कर सकते हो। तो उन सिक्योरिटीज़ को हम बोलते हैं परमिजिबल सिक्योरिटीज़। तो ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो इन परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू इशू कर सकते हैं? कोई भी इंडियन कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो लिस्टेड ना हो, कोई भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। या फिर कोई ऐसा इशूअर जिसके पास ये परमिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं वो भी इशू कर सकती है। या फिर वो पर्सन जिसके पास वो परमिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं, वो उनका होल्डर है, वो भी इन सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। नेक्स्ट हम करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो जीडीआज और एडीआज को इशू करके फॉरेन करेंसी के थ्रू फंड्स रेज कर सकती हैं। अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दो कंपनीज़ के लिए, एक है आपकी लिस्टेड कंपनी, एक है आपकी अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अनलिस्टेड कंपनीज़ होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। सपोज करो कि अगर एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है, अगर वो शेयर्स को या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू करना चाहती है, किसके थ्रू? डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू। अगर सेबी ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सेबी ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि आप इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसके ऊपर कोई रोक लगाया गया है, तो वो लिस्टेड कंपनी भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू वो पैसा नहीं ले सकती। An Indian company which is not eligible to raise funds from the Indian capital market, कि वो इंडियन कंपनी जो अपने फंड्स को इंडियन कैपिटल मार्केट से रेज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सेबी ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कुछ रोक लगाई हैं। तो वो कंपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करके या एडीआज को इशू करके भी वो फंड्स रेज नहीं कर सकती। मीन्स वो कोई भी करेंसी, चाहे शेयर्स इसको इशू करने हैं या फिर कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करने हैं, अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है सेबी ने, तो वो कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी, वो इशूअर नहीं बन सकती जीडीआज का और एडीआज का। अब ये तो बात करी थी हमने इशूअर की, कैसे कौन कौन से लिस्टेड कंपनीज़ हैं, कौन कौन से इशूअर्स हैं जो फॉरेन करेंसी को इशू नहीं कर सकते। वही बात आ गई सब्सक्राइबर्स की, एलिजिबिलिटी फॉर ऑफ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो उस इशूइंग कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके ऊपर कोई प्रोहिबिशन लगाई गई है, सेबी ने उनके ऊपर कोई रोक लगाई है, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप इन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज नहीं कर सकते, तो वो इन्वेस्टर्स फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को और इन ऑर्डिनरी शेयर्स को भी परचेज नहीं कर सकते। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ लिस्टेड कंपनी की। लिस्टेड कंपनी में भी मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, एक बताया मैंने इशूइंग कंपनी का और एक बताया सब्सक्राइबर का। इशूइंग कंपनी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर सेबी ने इस इशूइंग कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कोई रोक लगाई है कि आप इंडियन कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो इशूइंग कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी डीलिंग नहीं कर सकती। मतलब वो जीडीआज और एडीआज को इशू नहीं कर सकती, वो ग्लोबल रिसिप्ट्स को इशू नहीं कर सकती। वही बात आ गई सब्सक्राइबर्स की कि अगर इन केस कि अगर सेबी ने किसी सब्सक्राइबर पे, किसी इन्वेस्टर पे कोई प्रोहिबिशन लगाई है कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते या ओवर द काउंटर मार्केट में आप डीलिंग नहीं कर सकते, किसी और फॉरेन कंट्री में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो इन्वेस्टर्स भी फॉरेन करेंसी में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। अगर वो अपनी नॉर्मल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो जीडीआज में भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते।
अब दूसरा आ गया कि एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एक अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटीज़, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, इसलिए उनको बोला जाता है अनलिस्टेड कंपनी। कि अब एक अनलिस्टेड कंपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को अगर उनको इशू करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है, उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट कंडीशन है। अब गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि एक अनलिस्टेड कंपनी भी अब्रॉड में अपनी कैपिटल, अब्रॉड से, फॉरेन से अपनी कैपिटल वो रेज कर सकती है। मीन्स उसको इंडिया में अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना ज़रूरी नहीं है। बिना लिस्ट कराए ही जब उसकी फर्म स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग के 2 साल तक अगर वो फंड्स को फॉरेन से रेज करना चाहती है तो वो अपने फंड्स को रेज कर सकती है विदाउट लिस्टिंग। अब जब अगर वो उसकी शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट कंडीशन है जो उसको पूरा करनी है। अब वो अनलिस्टेड कंपनी जो अपने शेयर्स को उन एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा, उन स्टॉक एक्सचेंज में उसको अपनी लिस्ट कराना पड़ेगा जो IOSCO और FATF के थ्रू रेगुलेट होती हैं। IOSCO की फुल फॉर्म क्या होती है? IOSCO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, और FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वो 2 इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो मेन क्या काम होता है इनका, वर्ल्ड में जितनी भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड हो रही है उन सारे ट्रेडिंग्स को रेगुलेट कौन करती हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो वो अनलिस्टेड कंपनी अगर अपने शेयर्स को इशू करना चाहती हैं तो उनको अपने शेयर्स कहाँ पे लिस्ट कराने पड़ेंगे? इन 2 एजेंसीज़ में उनको अपने शेयर्स को, इन 2 कमीशंस में अपने शेयर्स को उनको लिस्ट कराना पड़ेगा। अगर तो वो एडियाज को इशू करना चाहती हैं, अगर वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स USA में अपने इशू करना चाहती हैं तो इशू करने के लिए उनको एंट्री रूट चेक करना है कि क्या एंट्री रूट को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रूट फॉलो कर रहे हैं या गवर्नमेंट रूट फॉलो कर रहे हैं, और मिनिमम कैपिटलाइजेशन की मिनिमम कैपिटल हम एडिया से कितनी मिनिमम कैपिटल हम रेज कर सकते हैं, और उनके प्राइसिंग नॉर्म्स क्या हैं। उन सारे नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ही एक अनलिस्टेड कंपनीज एडियाज को इशू कर सकती है। और हर एक अनलिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? RBI टाइम टू टाइम कुछ एक गाइडलाइंस देती है, उन गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और वो अनलिस्टेड कंपनीज जो एडियाज को इशू करना चाहती है उनके एडियाज को इशू कौन प्रिस्क्राइब करता है? उनके एडियाज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि वो अनलिस्टेड कंपनी जो एडियाज इशू करना चाहती है वो किसके थ्रू इशू करेगी, किसके थ्रू प्रिस्क्राइब करेगी? थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक का काम नहीं है। और अगर वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं अब्रॉड से, ठीक है, जो वो कैपिटल रेज करते हैं अब्रॉड से, जो अनलिस्टेड कंपनी है, सबसे पहले उस फंड्स को, उन फंड्स को किसके लिए यूज़ किया जाएगा? जो उनके पेंडिंग डेब्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए पहले उन फंड्स को क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी गाइडलाइंस एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए। थर्ड हम पढ़ेंगे इशू, कि किस किस तरीके से वो इशू करती हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को। अब वो फॉरेन डिपॉजिटरी जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करना चाहती है वो किस किस के थ्रू इशू कर सकती है? वो पब्लिक के थ्रू भी इशू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को, या फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। मीन्स कोई उनका इन्वेस्टर्स है तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को भी उन सिक्योरिटीज़ को इशू, उन रिसिप्ट्स को इशू कर सकती है। तो पहला पॉइंट यही है, अ फॉरेन डिपॉजिटरी, एक फॉरेन डिपॉजिटरी क्या कर सकती है? मे इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। वो क्या, एक फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगी? डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेगी। किस किस तरीके से? पब्लिक ऑफरिंग के तरीके से या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। कि एक फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगी? इशू करेगी। क्या इशू करेगी? डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को। किस किस तरीके से? या तो वो प्राइवेटली भी दे सकते हैं किसी इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, या फिर वो पब्लिक ऑफरिंग्स भी कर सकती है। अब एक इशूअर कौन होता है? जो उन परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहा है। एक इशूअर को क्या करना पड़ेगा? उन परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को फॉरेन डिपॉजिटरीज़ को इशू करना पड़ेगा। इशूअर कंपनी क्या करेगी? परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को, मतलब शेयर्स को किसको देगी? वो फॉरेन डिपॉजिटरीज़ को इशू करेगी।
फिर वो फॉरेन डिपॉजिटरीज क्या करेंगे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेंगे। यही होता है कि अगर एक कंपनी ने, एक इंडियन कंपनी ने शेयर्स को इशू करना है तो वो क्या इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी, परमिसिबल सिक्योरिटीज इशू करेगी। किसको? फॉरेन डिपॉजिटरीज को, डिपॉजिटरी बैंक्स को। फिर वो डिपॉजिटरी बैंक्स फर्दर आगे क्या करते हैं, उनको इन्वेस्टर्स को क्या इशू किए जाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू किए जाते हैं। और जो आपका होल्डर है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का, मीन्स जो आपका इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। इन्वेस्टर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा क्या, परमिसिबल सिक्योरिटीज़। द होल्डर ऑफ द परमिसिबल सिक्योरिटीज़ में ट्रांसफ़र परमिसिबल सिक्योरिटीज़ टू अ फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कि उसके बाद उन इन्वेस्टर्स को क्या इशू किए जाएंगे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स उनको इशू किए जाएंगे। तो ये होता है इशू की एक इशूइंग कंपनी फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक्स के थ्रू किस किस तरीके से वो आगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करती है। अब लिमिट में आ गया कि एक इन्वेस्टर के पास कितने लिमिट तक परमिसिबल सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। पहला तो कि एग्रीगेट लिया जाएगा कि उन सिक्योरिटीज़ का जो उसने अभी अभी लिए हैं, जो उसको अभी अभी इशू हुई हैं। दूसरा, वो जो उसके पास ऑलरेडी है परमिसिबल सिक्योरिटीज़, उन दोनों का जो एग्रीगेट है वो उस लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो लिमिट जो कहाँ पर लिखी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो लिमिट लिखी है, उस लिमिट को वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। किसका, कितने लिमिट तक वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एग्रीगेट कौन सी परमिसिबल सिक्योरिटीज़ का, जो उसको अभी इशू हुई हैं, या फिर वो सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी उसको इशूड है, उनका जो एग्रीगेट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उस लिमिट से। जो लिमिट कहाँ लिखी गई है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो लिमिट लिखी गई है, उस लिमिट के बाद उस लिमिट को एक्सीड करके उनके पास उससे ज़्यादा परमिसिबल सिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा प्राइसिंग का, लिस्टेड के लिए और अनलिस्टेड कंपनीज़ के लिए। तो प्राइसिंग में कि जब हम अपनी परमिसिबल सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के लिए, तो जितना प्राइस हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से उन सिक्योरिटीज़ का जितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उससे कम प्राइस पर हमें उन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू नहीं करना चाहिए। उनका जो प्राइस होना चाहिए, जितना प्राइस हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से चार्ज कर रहे हैं, उतना ही प्राइस हम उन इन्वेस्टर से, फॉरेन इन्वेस्टर से भी हमें उन परमिसिबल सिक्योरिटीज़ का सेम प्राइस चार्ज करना चाहिए। उससे कम प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए। दैट इज़ योर प्राइसिंग। इस गाइडलाइन आती है आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि एक फॉरेन डिपॉजिटरी के पास, इशूइंग कंपनी की क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। फर्स्ट है आपका कि हर एक फॉरेन डिपॉजिटरी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इशूइंग कंपनी में वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं, फॉरेन डिपॉजिटरी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। चाहे इन्वेस्टर कौन, जिसके पास डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जो होल्डर है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का, जो आपकी एडीएस और जीडीएस होल्डर्स होते हैं, जिनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू किए जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, चाहे इन इन्वेस्टर्स ने फॉरेन डिपॉजिटरीज को वोटिंग इंस्ट्रक्शंस दी हो या नहीं दी हो, बट स्टिल इन फॉरेन डिपॉजिटरीज के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। और वो शेयर्स जो इशूइंग कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की फॉर्म में हैं, वो सारे शेयर्स उसकी टोटल शेयर होल्डिंग में क्या होंगे, काउंट होंगे। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी अंडरलाइंग द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, की उस कंपनी की जितने भी शेयर्स हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की फॉर्म में, वो सारे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स उसकी शेयर होल्डिंग का क्या होंगे, पब्लिक शेयर होल्डिंग का क्या होंगे, पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट का जो होल्डर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसके पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। और उसको अपने डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को कहाँ पर लिस्ट कराना पड़ता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज में। अगर उसके पास उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट के होल्डर के पास वोटिंग राइट्स हैं और उसकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इंटरनेशनल एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो उस इन्वेस्टर के जो शेयर्स हैं, उस होल्डर की जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, वो कहाँ काउंट होंगी, उस कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग में।
क्लियर हो गया यहाँ से। और इन केस सपोज करो अगर सब पैराग्राफ 2 में ये नहीं लिखा, अगर सब पैराग्राफ में 2 ये नहीं लिखा कि उसके शेयर्स, उसके डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स अगर वहाँ पर मेंशन नहीं है, अगर उसके सब पैराग्राफ में 2 नहीं लिखा तो उन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को उस कंपनी की टोटल शेयर होल्डिंग्स में काउंट नहीं किया जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, इन द केसेस आर नॉट कवर्ड अंडर सब पैराग्राफ 2, कि अगर उस कंपनी के सब पैराग्राफ 2 में ये मेंशन नहीं है कि उस कंपनी की जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं वो उसकी टोटल शेयर होल्डिंग में काउंट होंगी, तो ऐसा नहीं होता। तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स उसकी टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग में काउंट नहीं होती। और इन केस कि अगर एक होल्डर, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट होल्डर, अगर उसने अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया है तो उसके पास वो सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है। तो ये थे आज आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़। दोबारा एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ राइट्स एंड ड्यूटीज़ का। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताया कि एक फॉरेन डिपॉजिटरी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, चाहे उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के होल्डर ने वोटिंग राइट्स के लिए कहा हो या ना कहा हो, बट उसके पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं इशूइंग कंपनी में। दूसरा मैंने बताया कि उस इशूइंग कंपनी की जितनी भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती हैं वो अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, और होल्डर ने अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज किया है तो उन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को उस कंपनी की टोटल शेयर होल्डिंग में काउंट किया जाता है। और इन केस उस कंपनी के सब पैराग्राफ 2 में ये मेंशन नहीं है तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स उसकी शेयर होल्डिंग में काउंट नहीं होंगी। और अगर एक होल्डर ने, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट के होल्डर ने अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा लिया है तो उसके पास सेम ऑब्लिगेशंस होती हैं जो एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं ऑब्लिगेशंस। डोमेस्टिक कस्टोडियन को क्या क्या ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। अ डोमेस्टिक कस्टोडियन शेल इंश्योर दैट द रेलेवेंट प्रोविजंस, कि जितने भी मेन प्रोविजंस हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, उन सारे रेलेवेंट प्रोविजंस को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। तो एक डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या ध्यान में रखेगा कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करने के लिए और कैंसिल करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, उन सारे रेलेवेंट प्रोविजंस को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। और एक डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या ध्यान में रखता है, डोमेस्टिक कस्टोडियन इज अ डोमेस्टिक बैंक जिसके थ्रू हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो वो डोमेस्टिक कस्टोडियन और क्या ध्यान में रखेगा कि जितनी भी इंडियन डिपॉजिटरीज को लेकर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कि कितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इंडियन कंपनी की कितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू किया जा रहा है, कितनी कैंसिल किया जा रहा है, उन सबको मॉनिटर किया जाए, उन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाए। और वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो डाटा जो सेबी ने मांगा है, एक डोमेस्टिक कस्टोडियन ये ध्यान में रखेगा कि टाइम टू टाइम वो सेबी को सारी इन्फॉर्मेशन दे। उसके अलावा एक कस्टोडियन बैंक ये एक कॉपी भेजेगा सेबी को जिसमें ये लिखा जाएगा कि एक इशूइंग कंपनी अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को क्या क्या किस तरीके से इशू करी है, इशू करने के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी एक कॉपी किसको भेजी जाएगी, सेबी को भेजी जाएगी। उसके अलावा एक कस्टोडियन ये ध्यान में रखेगा कि जो उसकी इशूइंग कंपनी है, इशूइंग कंपनी जो परमिसिबल सिक्योरिटीज़ को फॉरेन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट करवाना चाहती है, वो उन सारे प्रोविजंस को फॉलो करे जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है। दोबारा बता रही हूँ कि वो इशूइंग कंपनी जो परमिसिबल सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहती है, मींस डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करना चाहती है, उसको वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करना है जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है। उन सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद ही वो उन परमिसिबल सिक्योरिटीज़ को फॉरेन डिपॉजिटरीज़ को इशू कर सकती है ताकि वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को आगे इन्वेस्टर्स को इशू कर सके। तो ये था आपका ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रूवल। इन केस कि अगर किसी भी तरीके, अप्रूवल में होता है कि अगर किसी भी तरीके की कोई अप्रूवल की ज़रूरत है, जब एक कंपनी
परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को इशू करी है, ट्रांसफ़र करी है किसी पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया है, अगर उस पर्सन को किसी तरह की कोई अप्रूवल की ज़रूरत है तो वो अप्रूवल ले सकती है। किससे? फॉरेन डिपॉजिटरी से परमिशन लेने के बाद ही उस पर्सन को परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा। इन केस कि अगर किसी भी तरीके की परमिशन अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर अगर किसी भी तरीके कोई अप्रूवल नहीं लिखी है तो बिना अप्रूवल के ही उसको उन परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को इशू कर दिया जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, अप्रूवल में एक होता है अप्रूवल की ज़रूरत होती है, एक दूसरा होता है अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। इन केस कि अगर अप्रूवल की ज़रूरत है कि अप्रूव करने के बाद ही, परमिशन लेने के बाद ही उस पर्सन को वो परमिजिबल सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र की जाएंगी, इशू की जाएंगी, तो अप्रूवल लेने के बाद ही किससे अप्रूवल लेगा? वो फॉरेन डिपॉजिटरीज़ के थ्रू वो अप्रूवल लेगा। अप्रूवल लेने के बाद ही उसको वो ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी। इन केस अगर किसी भी तरह की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है अप्रूवल के लिए, तो उस केस में उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको डायरेक्टली ही परमिजिबल सिक्योरिटीज़ को इशू कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है आपका मार्केट अब्यूज़। मार्केट अब्यूज़ में कि अगर इन केस कोई पर्सन अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को लेकर उसका मिसयूज़ करता है, मिसयूज़ इस तरीके से वो उसका कर रहा है जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर उसको कोई अफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्केट अब्यूज़। दोबारा बता रही हूँ कि अगर कोई पर्सन अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट की, ऐसा कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू की गई हैं, उन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का वो क्या कर रहा है? मिसयूज़ कर रहा है या उसको बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम बोलेंगे मार्केट अब्यूज़। और उसको उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट क्या लिए जाएंगे? एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर, आज हमने किया, ये था आपका चैप्टर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट।